हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके दूसरे पार्ट यानी कैपेसिटेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों कैपेसिटेंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ हम आपको बता दें कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो कैपेसिटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने में। जो मोटर्स होती हैं उन्हें स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने में, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने में, ठीक है, इस तरीके से इसका टॉर्क डेवलप करने में बेसिकली इसका प्रयोग होता है। इसका एक और प्रयोग है कि ये एक तरीके से स्टैटिक चार्ज का एक बैंक है। यानी कि अगर आपको पैसा लेना है तो आप बैंक के पास जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए तो आप डैम में जाते, डैम की तरफ रुख करते हैं। डैम से आपको एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिल जाता है। तो इसी तरीके का कुछ काम, अगर आपको चार्ज चाहिए वेरी इंस्टेंट, अगर आपको चार्ज चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपको याद आती है कैपेसिटर की। तो ये इसका बेसिक काम है। हालांकि हमें इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ज़्यादा हमको इसको फॉर्मूले में किस तरीके से यूज़ करना होता है ये हमें ज़्यादा देखना होता है 12th में, क्योंकि हमें एक एग्ज़ाम पास करना है जिसका नाम है नीट और जेई एडवांस, जेई मेंस। तो इस तरीके के एग्ज़ाम पास करने के लिए हमको एप्लीकेशन तो हमको चाहिए ताकि हम फील्ड डेवलप कर सकें, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हमें फॉर्मूला और उन्हें किस तरीके से न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना है ये हमें ज़्यादा यूज़ पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर के बेसिक हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यानी कि ये एनर्जी स्टोर करता है बट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ओके, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी बन सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ये। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि स्टोर चार्ज एंड सप्लाई एट वंस। ये आपका चार्ज जो है वो स्टोर करके रखता है, उसको बहने नहीं देता है। इसका काम है चार्ज को रोकना। जिस तरीके से डैम जो होता है, बैंक जो होता है, वो चार्ज पानी को और पैसे को रोक के रखते हैं, फ्लो नहीं होने देते हैं। तो फ्लो अगर हो जाएगा तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि कंडक्टर है, ऑल्सो अवेलेबल है कंडक्टर। अगर आपको फ्लो करवाना है तो इस तरीके की कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, आपके पास में कंडक्टर है, आराम से फ्लो करवाइए। तो हमको फ्लो नहीं होने देना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैपेसिटर। इट इज डैम ऑफ चार्ज। ये बात हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक तरीके से फ्लड ऑफ चार्ज अगर आपको चाहिए, चार्ज की बाढ़ अगर आपको चाहिए, तो आपको कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। फुली चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक ए बैटरी। दोस्तों अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाए तो वो कैपेसिटर एक बैटरी बन जाता है। उस वोल्टेज की, जिस वोल्टेज तक उस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। मान लीजिए किसी कैपेसिटर को आपने चार्ज किया है 2 वोल्ट तक, तो वो 2 वोल्ट की एक बैटरी बन गया है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बैटरी जो है वो चार्ज सप्लाई करती है धीरे धीरे, जबकि कैपेसिटर सप्लाई करता है एट वंस। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। टू कंडक्टिव प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इससे सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती कि ये आपका एक कैपेसिटर है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, 2 कंडक्टिव प्लेट लेनी है और उसके बीच में ऐसा कुछ भर देना है जिससे कि करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो ना हो पाए। नो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो ये कंडक्टर हो जाएगा और काम खराब हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज से वोल्टेज जीरो हो जाएगा जोड़ते ही, तो ठीक है।
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर और ऐसा काम कौन करता है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक किसी भी तरीके का, जैसे माइका होता है, ठीक है, इस तरीके का कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं और आपका कैपेसिटर तैयार हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज, व्हाट इज दिस? दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है, जैसे रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज। यानी कि व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर दैट स्टोर द चार्ज। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि किस तरीके से आपने कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नो फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आपको डाइलेक्ट्रिक फिल करना है इन दो कंडक्टिव प्लेट के बीच में और इनको जोड़ देना है वोल्टेज से। तो हमने इसको वोल्टेज से जोड़ा है। ये वोल्टेज डीसी एसी किस तरीके की होगी, ये एक मुद्दा है, इसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने उन दोनों का डिफरेंस नहीं पढ़ा, इसलिए हम केवल इसको एक सिंपल वोल्टेज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंडक्टिव प्लेट्स जो है उनको वोल्टेज से जोड़ देना है और जितनी वोल्टेज इस बैटरी की होगी, या अब इस केस में क्योंकि यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस ड्रॉप कराने के लिए नहीं है, तो उतनी ही वोल्टेज से ये यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उतनी वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी। डिफरेंस मान लीजिए यहाँ V है, तो इन दोनों के बीच में V डिफरेंस आ जाएगा, तो तब तक ये चार्ज होगा। जैसे ही ये यहाँ पर चार्ज हो जाएगा तब तक करंट फ्लो होगी जब तक वोल्टेज का डिफरेंस है, और जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस V अपॉन जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी हो गई? 0। तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, करंट का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक इंप्लीमेंटेशन होता है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। ठीक है, अब ये किस तरीके से चलता है ये आप देख लीजिए कि जो भी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसी रेशियो में यहाँ चार्ज डेवलप होगा। यहाँ जो चार्ज डेवलप हो रहा है किसी भी प्लेट पर, वो इतना ही डेवलप हो रहा है जितना कि उसको चार्ज मिल रहा है। डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जो है उसी के रेशियो में यहाँ चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर आप वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, अगर वोल्टेज का डिफरेंस कम रहेगा तो चार्ज का डेवलपमेंट भी कम होगा। यानी कि आप सोच सकते हैं इसको कि जैसे जैसे वोल्टेज का डिफरेंस कम होता जाएगा, एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वोल्टेज का डिफरेंस कम होता जाएगा और चार्ज का स्टोरेज भी धीरे धीरे घटता जाएगा और कुल मिला के एक समय तक वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्ज प्लेट पर आने वाला है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। उन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, और इसी C को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q अपॉन V की फॉर्म में। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर चार्ज को भी बढ़ना पड़ता है ताकि C को कांस्टेंट रखा जा सके। C जो है वो Q और V पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैपेसिटर एंड मीडियम, ये डिपेंड करता है आपका डिपेंड करता है, ये C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V बट डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम। डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है? डायमेंशन से हमारा मतलब है कि फिजिकल पैरामीटर, यानी कि कंडक्टिव प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन आपस में कितना है, यानी कि कंडक्टिव प्लेट्स जो है वो किस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखा रही हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे हाफ, अभी क्रॉस सेक्शन कितना है दोनों प्लेट के बीच में, दोनों के प्लेट का आधा आधा कवर हो रहा है, यहाँ पूरा कवर हो रहा है, यहाँ बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा है। दोनों प्लेट देखिए आप। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया शेयर कर रही हैं दोनों प्लेट्स। दूसरी तरफ है डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लेट कितनी दूर और कितनी पास है। तीसरी बात है ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों चीजों के ऊपर।
इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों वो होती है फैराड। अच्छा, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम यानी कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक क्या भरा हुआ है इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यूनिट इसकी है फैराड, फैराड में मेजर होता है, या ऐसे कह सकते हैं ऐसा यूनिट की फॉर्म में कूलम पर वोल्ट, जिसको हम फैराड कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि फैराड इसकी बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए ये मेजर किया जाता है माइक्रो फैराड में। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये आप जानते हैं। तो ये आपका कैपेसिटर का बेसिक पॉइंट है जिससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यानी कि ये वो कैपेसिटर है जिसमें कि 2 कंडक्टिव प्लेट्स पैरेलली केप्ट एट ईच अदर अबाउट अ डिस्टेंस d, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर 2 पैरेलल प्लेट्स रखी जाती है, कंडक्टिव प्लेट्स, और उनके बीच में मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो फिल किया जाता है। अब बात आती है कि हमको अगर कैपेसिटेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले पे चलिए। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको प्लेट पर चार्ज और प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर दूसरे को हम 0 ले लें तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। अदरवाइज हमें मेन चीज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज नहीं चाहिए, हमको डिफरेंस ऑफ वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज डिफाइन भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ही डिफाइन है। वो तो इन्फिनिटी पे हम जो है उसका 0 पॉइंट मान लेते हैं, इस वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस V के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं कि हमारे पास में कंडक्टिव प्लेट्स हैं और हमें किस तरीके से निकालना है, हमें चाहिए Q और हमें चाहिए डेल्टा V। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो हम चलते हैं डेल्टा V कैसे निकालें। डेल्टा V निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो E.dr, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे 100% एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, नीट और जेईई में। तो ये आपका है E.dr, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि फोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फोर्स के अगेंस्ट या फोर्स के फेवर में चार्ज ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इस चीज को मेरी लैंग्वेज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी सरफेस से, चार्ज सरफेस से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये हमने पढ़ा हुआ है। ये कितनी होती है r डिस्टेंस पर, σ/2ε होती है। इस हिसाब से इस प्लेट से किसी भी डिस्टेंस पर, अच्छा इसमें देखो आप डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, कितनी डिस्टेंस है कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो यहां पर अगर हम देखें इस प्लेट से यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, σ/2ε। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम इस प्लेट की वजह से देखें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी कितना आना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ होती है, बस ये ध्यान रखें आप। तो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, इसके लिए नेगेटिव की तरफ, इसके लिए पॉजिटिव से दूर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। तो इसको आपको वेक्टर यानी डायरेक्शन वाइज जोड़ना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ सकता है। आधा और आधा कितना हो गया, 1, तो σ/ε आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू होगी E.dr, वेयर नेगेटिव साइन जो है वो केवल ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज जाता है तो पोटेंशियल में फॉल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल में फॉल होगा, ये आप ध्यान रखें।
यहाँ पर देख लीजिए पोटेंशियल में धीरे धीरे करके करके पोटेंशियल जीरो हो रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल V आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा V इक्वल टू ई डॉट डी आर, नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको हम अभी मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो E की वैल्यू हो गई, अगर हम यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं Q अपॉन A, एप्सिलॉन पहले से आ रहा है, और डिस्टेंस कवर की है चार्ज ने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, D, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो ये आ गया आपका डेल्टा V। C की वैल्यू होती है आपकी Q अपॉन V, Q चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है, Q, और डेल्टा V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन D, Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन अपॉन D, और देख लीजिए ये ना Q पे डिपेंड कर रहा है ना डेल्टा V पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमने कहा था C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, नहीं कर रहा उस पर डिपेंड है, बल्कि किस पे कर रहा है, A पर, D पर और एप्सिलॉन। ये दोनों तो फिजिकल डायमेंशन हो गई, और ये हो गई आपकी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, अंदर क्या भरा हुआ है, मटेरियल क्या भरा हुआ है अंदर, इस पे निर्भर करता है कि एप्सिलॉन क्या होगा। अभी एप्सिलॉन का मतलब है हवा, अगर कुछ आप भरेंगे तो रिलेटिव एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन आर जो है वो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके, फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ओके, तो ये आपका आता है इस तरीके से C की वैल्यू। C आपको जब भी कैलकुलेट करना हो किसी भी तरीके से कैपेसिटेंस का, तो उसकी यही कंडीशन रहेगी। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, सेकंड स्टेप वोल्टेज फाइंड करो, और तीसरी स्टेप चार्ज में डेल्टा V यानी पोटेंशियल का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था और इसके बारे में आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, नीट जेई के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।